हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। जैसा कि हम लोगों ने बिलियन चैप्टर स्टार्ट किया था, आज का हमारा टॉपिक है बेटा विलयता, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता बोलूं तो किसी बिलियन के अंदर विलय की कितना मात्रा उपस्थित है उसे ही कहा जाता है विलयता। आइए उसको पहले परिभाषा के अनुसार समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे विलयता का परिभाषा क्या कह रहा है बेटा कि एक निश्चित ताप पर, यानी ताप क्या होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, और विलय की वह अधिकतम मात्रा, यानी अधिकतम से अधिकतम, उसके बाद और ना घुल सके, अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो उसे ही कहा जाता है विलयता। बात समझ में आया? मतलब कि अगर मैं कहूं संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, तो आप बताओ मुझे जरा कि संतृप्त विलयन का परिभाषा हमने क्या पढ़ा था? संतृप्त विलयन का परिभाषा भी हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई विलयन है तो उसके अंदर विलय की अधिकतम मात्रा घुली होगी, यानी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय ही क्या कहलाता है? हमारी विलयता कहलाता है। यानी विलयता का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हमने यहां पर एक गिलास पानी लिया और इस एक गिलास पानी के अंदर हमने मैक्सिमम नंबर, अधिकतम मात्रा, जिसे 50 चम्मच चीनी घोल दिया, तो यही 50 चम्मच चीनी जो विलय है वही उसकी क्या बन जाएगी? विलयता बन जाएगी। ये बेटा वैसे क्लास 9th या 10th का परिभाषा होता है। 12th के अंतर्गत क्या आता है? कुछ नहीं, बस इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया जाता है। उसके अंदर क्या आता है कि निश्चित ताप तो रहता ही रहता है, विलय की अधिकतम मात्रा मोल में होती है, मतलब विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या जो घुली हो, 100 ग्राम विलायक नहीं बेटा, 1 लीटर बिलियन में, किसमें? 1 लीटर बिलियन में। आ रही बात समझ में? यानी कि इसका अगर मैं परिभाषा आपको दिखाऊं, इसको जरा आप देखिएगा तो यहां से आपका कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा कि विलय की मोलों की संख्या किसमें घुली हो? तो बिलियन के 1 लीटर आयतन में। क्या बेटा ऐसा कुछ हमने डिफिनीशन नहीं पढ़ा था? ऐसा डिफिनीशन हमने पढ़ा था मोलरता का। मतलब क्लास 12th के अंतर्गत मोलरता ही हमारा क्या बन जाता है? विलयता की परिभाषा बन जाती है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि विलय की वो पूरी मोलों की संख्या जो कितने में, 1 लीटर बिलियन में घुली हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? विलयता बोलते हैं। और यही डिफिनीशन किसका निकल के आता है? मोलरता का निकल के आता है। तो यहां से विलयता का जो एसआई इकाई बन जाती है, वो विलयता की एसआई इकाई बन जाती है मोल पर लीटर, जिसको आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं है बेटा? ध्यान से समझिए जरा इसको। विलयता कुछ नहीं है, बस किसी बिलियन के अंदर उपस्थित अधिकतम विलय की मात्रा, जितना उसके अंदर घुल सकती है, उसके बाद वो घुलना बंद कर दे, वही हमारी क्या बन जाएगी? विलयता बन जाएगी। यानी कि वही तो बात हमने कहा पहले में, संतृप्त विलयन जो पूरी तरीके से घुल जाए, और मोलारता भी तो वही कहता है कि अधिकतम मोलों की संख्या जो 1 लीटर बिलियन में क्या हो? घुली हुई हो, वही हमारी क्या बन जाती है? विलयता बन जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आइए इसके अगले टर्म को समझते हैं कि विलयता यानी किस किस तरीके की विलयता हो सकती है। तो आप ध्यान दोगे तो आपको नजर आएगा कि ठोस भी पानी के अंदर विलय होते हैं, या फिर गैस भी पानी के अंदर विलय होते हैं। तो ठोस की विलयता तो हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गैस की द्रव में विलयता। और गैस की द्रव में विलयता किन किन बातों पर निर्भर करती है, उस बातों को समझेंगे। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है गैस की द्रव में विलयता। गैस की द्रव में विलयता।
अब देखिए गैस की द्रव में विलयता किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी यहां से समझिएगा, द्रव हमारा विलायक होगा, गैस उसके अंदर विलय होगा, गैस उसके अंदर घुलेगा। तो अब ध्यान दो यहां पे कि इनका प्रभावित करने वाले कारक, अगर मैं बोलूं गैस की द्रव में विलयता को, मैं अगला भी टॉपिक बना दे रहा हूं, गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसके अंदर बेसिकली दो ही पढ़ना है, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें बोर्ड से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अंदर दो है। पहला है हमारा ताप, पहला है हमारा ताप। कहता है कि अगर हमें किसी गैस को द्रव में घोलना है तो ताप से रिलेटेड दो हमें अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। पहली अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी, दूसरी अभिक्रिया होती है उष्माशोषी। यानी कि अभिक्रिया ताप से रिलेटेड कोई को देखने को मिलेगा तो दूगो उष्माक्षेपी या फिर उष्माशोषी। अब देखो शोषी के अंदर ताप दिया जाता है और उष्मा के अंदर ताप बाहर निकलता है, यहां पे समझना है। तो जो उष्मा छेपी होगी उसके अंदर ताप तो ऐसे ही ज्यादा होगा, मतलब वहां पर हमें गैस को द्रव में घोलने के लिए ताप को कम रखना होगा। और जहां पर ताप देने से अभिक्रिया शुरू हो, तो वैसे में अगर हमें गैस को द्रव में घोलना है तो बुआ याद रखिएगा कि उसके अंदर ताप हमें देना होगा। बेसिकली ये तो हुआ इंटर रिलेटेड, जब उष्मा छेपी अभिक्रिया जहां पर होगी और जहां पर उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। लेकिन जनरली तौर पर हम ये देखते हुए पाए जाते हैं कि अगर किसी गैस को किसी द्रव के अंदर विलय करना है, यानी उसके अंदर उसे घोलना है, तो ताप को कम रखना होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता जनरली कम होती है। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता बेटा क्या होती है, जनरली कम होती है, घटती है। हाँ, इंटरलिंक्ड हम देखेंगे, उष्मा छेपी जहां पर होगा वहां पर ताप को कम रखना होगा और उष्मा शोषी जहां होगा वहां पर ताप को अधिक रखना होगा, वो इंटरलिंक्ड होगा। बट जनरली क्या देखा जाता है गैस की द्रव में विलयता का, कि ताप को बढ़ाने पर गैस की विलयता क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी जब भी गैस को अगर किसी द्रव के अंदर विलयन में बनाना है, उसे विलय करना है, तो ताप को नॉर्मली क्या रखिएगा, कम रखिएगा। अदरवाइज ताप बढ़ाते जाइएगा तो गैस की विलयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बात समझ में आया। दूसरी बात निर्भर करता है बेटा दाब पर। दूसरी किस पर निर्भर करता है, दाब पर। और कहता है कि दाब बढ़ाने से सामान्यतः गैस की विलयता द्रव में बढ़ती है। दाब को बढ़ाने से गैस की विलयता बढ़ती है, गैस की विलयता बढ़ती है। अगर इसको समझना है, अगर इसको जानना है, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है और यहां से यहां तक इसके अंदर पिस्टन लगा है और ये है पानी, ये है पानी, और इसके अंदर यहां पर एक एक आपको गैस के कण दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक आध गो कण है। लेकिन जैसे जैसे इस पिस्टन को दबाते जाइएगा, मतलब इसके ऊपर यहां पर जैसे जैसे दाब लगाइएगा, तो ये गैस के जो एक छोटे छोटे कण दिख रहे हैं वो पानी के अंदर क्या होते जाएंगे, डिजोल्व होते जाएंगे। इसको आप इस तरीके से समझ लो, यहां पर वो पानी है, पिस्टन को दबाकर हमने नीचे ला दिया, तो जो अभी गैस का कण इसके अंदर है वो क्या हो गया, ज्यादा डिजोल्व हो गया, ऊपर में बहुत एक आध बचा। बात समझ में आ रहा है। मतलब जैसे जैसे दाब को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो गैस के कण है वो पानी के अंदर अधिक क्या होते जाएंगे, घुलते जाएंगे, डिजोल्व होते जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो मैंने अगला फिगर बनाया है उसके अंदर मैंने दाब को नीचे किया हुआ है, तो पानी के अंदर काला काला डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है गैस की विलयता को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब गैस की द्रव में विलयता दो बातों पर निर्भर करती है, एक ताप पर और दूसरे दाब पर। सामान्यतः ताप को बढ़ाने पर गैस की विलयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और दाब को बढ़ाने पर गैस की विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहीं से एक हमें नियम मिलता है बेटा,
उस नियम को कहा जाता है हेनरी का नियम। उस नियम को कहा जाता है हेनरी का नियम। यानी हेनरी का नियम ने, यानी हेनरी ने किस बात पर नियम दिया था? तो हेनरी ने दिया था गैस की द्रव में विलयता पर। उन्होंने गैस को जब द्रव में घोला उसके आधार पर उन्होंने नियम दिया, और उस नियम के अंतर्गत उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस की वाष्प अवस्था में, चलिए इसको मैं डेफिनेशन को लिखते हुए चलता हूं आगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आइए समझते हैं हेनरी का नियम कि हेनरी का नियम क्या होता है, उन्होंने इस नियम को कैसे प्रतिपादित किया था, दिया था। चलिए हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम, इस नियम के अंतर्गत उन्होंने बोला किसी गैस की वाष्प अवस्था में किसी गैस की वाष्प अवस्था का आंशिक दाब गैस के मोल भिन्न का समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है। यह बात बोला था बेटा हेनरी क्या नियम में, यानी हेनरी ने। मैंने बोला क्या कि गैस की कैसी होनी चाहिए? वाष्प अवस्था। तो गैस तो वाष्प अवस्था में होता है, और जैसे ही आंशिक दाब उस पर लगाएंगे, जैसे ही उस पर दाब लगाएंगे तो गैस का मोल भिन्न क्या होता है? मोल भिन्न का मतलब होता है उसके अंदर गैस की कितनी कण घुले हुए हैं, कितनी गैस की संख्या है। मोल भिन्न देखा था ना, बिले का मोल मतलब टोटल में बिले कितना उपस्थित है, विलायक का मोल मतलब टोटल बिलियन में विलायक कितना उपस्थित है, वही तो हमारा था मोल भिन्न। मोल भिन्न में हम दो गो अवयव का बारी बारी से मोल भिन्न बताते थे। मतलब कि अगर हमें बताना था कि बिले का मोल भिन्न कितना होगा, तो हमने बिले के मोलों की संख्या ऊपर रखा, नीचे में बिलियन रखा, मतलब कितना उसके अंदर घुला हुआ है, तो वही तो बात कर रहा है मोल भिन्न, यानी गैस उसके अंदर कितना उपस्थित है। तो हेनरी ने क्या बोला? हेनरी ने बोला कि किसी गैस का आंशिक दाब, मतलब जो गैस उसके अंदर द्रव के अंदर घुला है उसका दाब उतना ही होगा जितना उसके अंदर मोल भिन्न होंगे, उसके कण होंगे। इसको ग्राफ पे जरा देख लेते हैं, ग्राफ पे देखेंगे तो और क्लियर होगा। ग्राफ के अनुसार यहां पे हमने लिया बेटा आंशिक दाब ऊपर में, और यहां पे लिया मोल भिन्न। तो इन्होंने कुछ ऐसा ग्राफ पाया कि जैसे जैसे हमने दाब बढ़ाया उसके अंदर गैस के कण उतने ज्यादा घुले, मतलब उसका मोल भिन्न उतना ही ज्यादा आया। ये कुछ ग्राफ ऐसे आया, ऐसे ऐसे बढ़ाने पर इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। मतलब इस परिभाषा के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब जो होगा समानुपातिक होगा मोल भिन्न को कैसे दिखाते हैं? एक्स से, जीटा से, और किसके? गैस के। मतलब किसी गैस का आंशिक दाब, उसी गैस का आंशिक दाब उसके गैस के कण जितने उस बिलियन में घुले हैं उसके क्या होगा? समानुपातिक होगा। और यहां से अगर आप समानुपातिक का साइन हटाइएगा, बराबर लीजिएगा, तो यहां से आएगा बेटा KH और X गैस, जहां पर ये P क्या होता है? अगर मैं P की बात करूं तो जहां पर P बराबर होता है आंशिक दाब, KH बराबर होता है हेनरी स्थिरांक, और X गैस बराबर होता है गैस का मोल भिन्न, गैस का मोल भिन्न। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही परिभाषा दिया था किसने? हेनरी ने। हेनरी ने क्या बोला? हेनरी ने बोला कि अगर किसी बिलियन के अंदर जितना गैस के कण उपस्थित होंगे उतना ही उस बिलियन के ऊपर आंशिक दाब लगेगा। मतलब जितना अधिक से अधिक गैस हम घुलाएंगे किसी बिलियन में, उतना ही उस गैस के द्वारा उस बिलियन पर आंशिक दाब लगेगा। मतलब जितना अधिक से अधिक हम क्या कर ले? गैस को घुला ले। यानी उसी को उल्टा हम बोलूं तो
कि आंशिक दाब उतना ही अधिक होगा जितना उसके अंदर गैस के मोलभीन उपस्थित होंगे। अगर 4 गो मोलभीन है तो 4 गो आंशिक दाब लगेगा, 10 गो ओकरा अंदर मोलभीन है तो 10 गो आंशिक दाब लगेगा, 25 गो मोलभीन है तो उसके अंदर 25 गो आंशिक दाब लगेगा। मतलब जितना उसके अंदर किसी गैस के कण उपस्थित होंगे उस विलयन में, उसका आंशिक दाब भी उतना ही अधिक होगा। ये बात बोला था किसने? हेनरी का नियम ने। चलिए हेनरी के नियम के एप्लीकेशन को समझेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ी सी हम बातों को समझते हैं। तो इधर का अगर मैं इसे इरेज करूं ग्राफ को, तो जरा देखिएगा आप लोग कि यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स गैस बराबर पी बट्टा के एच। ध्यान से देखिए बेटा, यहां से के एच जो आया नीचे आया आंशिक दाब के, क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि एक्स गैस यानी मोल भिन्न जो है विलोमा अनुपाती है के एच का। मोल भिन्न है जो विलोमा अनुपाती है किसका? के एच का। मतलब कि जैसे जैसे हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा उसके अंदर गैस के कण उतने ही कम विलय होते जाएंगे। यही होता है विलोमा अनुपाती का मतलब, कि मतलब हेनरी स्थिरांक जितना अधिक गैस के कण विलय के मोल भिन्न उतने ही कम, यानी विलय के मोल भिन्न जितना अधिक तो हेनरी स्थिरांक उतना कम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए एक डाटा को समझते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट ऑफ व्यू को। डाटा क्या दिया हुआ है? एक डाटा दिया हुआ है जब हेनरी ने देखा था कि एक गैस है O2 जिसका हेनरी स्थिरांक है 394, ठीक है, और ताप कितना है? तो ताप है 273 या 298, मान लो 298 कमरे का ताप, ठीक है, 298 केल्विन। फिर उन्होंने क्या देखा कि इसका हो गया 464 जब ताप आया यहां पे 398। एक बात समझिए बेटा, इस डाटा से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस डाटा से यह समझ में आ रहा है कि सर ताप कम है तो हेनरी स्थिरांक कम है, ताप ज्यादा तो हेनरी स्थिरांक ज्यादा। बात को समझिएगा यहां पे। अगर मैं बोलूं पहला डाटा कि अगर ताप ज्यादा है तो के एच भी क्या है? ज्यादा है। और ताप ज्यादा तो के एच ज्यादा। ध्यान से देखिएगा, अगर के एच ज्यादा तो उसका गैस, उसका मोल भिन्न क्या हो जाएगा? कम। यानी यहां पर एक्स गैस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब अगर ताप बढ़ाएंगे तो हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा, अगर हेनरी स्थिरांक बढ़ा तो गैस का मोल भिन्न किसी विलयन के अंदर कम होता जाएगा, यानी उसके अंदर गैस की घुलने की क्षमता कम होती जाएगी। यहां से बच्चा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में पानी का ऑक्सीजन लेवल कम क्यों हो जाता है? गर्मी के दिनों में पानी में ऑक्सीजन लेवल कम क्यों हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि गर्मी के दिन में ताप क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अगर गर्मी के दिन में ताप ज्यादा हो जाएगा तो उसका हेनरी स्थिरांक भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर हेनरी स्थिरांक ज्यादा हो गया बेटा तो गैस का मोल भिन्न यानी उसके अंदर ऑक्सीजन के कणों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मोल भिन्न कम हो जाएगा। इसीलिए मछली, अगर एक और क्वेश्चन में बनाऊं इस पर, तो कहा जाता है कि मछली ठंडे पानी में ज्यादा बेहतर महसूस करती है गर्म पानी के तुलना में। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस की मोल भिन्न अधिक घुली होती है और गर्म पानी में ऑक्सीजन की मोल भिन्न कम घुली होती है, तो उसे सांस लेने में परेशानी आती है। यहां से वो डाटा मिला, ये हेनरी ने हमें बताया था कि गर्मी के दिनों में यानी तालाब की मछलियां मरने क्यों लगती है? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि मछली ऊपर निकल निकल कर दिखाई देने लगती है, लेकिन ठंडे के दिनों में नहीं दिखाई देती क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल एकदम भरपूर रहता है। वो पानी के अंदर ही क्या कर लेती हैं? अपना सांस ले लेती हैं।
आई बात समझ में? तो ये रहा बेटा हेनरी का नियम। इसका अगला हम समझते हैं कि हेनरी का नियम कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चीज आपने देखा हेनरी के नियम में कि जितना हम दाब लगाएंगे उसके अंदर गैस के मोल भी उतने ही घुलेंगे। तो हेनरी के नियम में पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जाना। हेनरी के नियम में अगर मैं बोलूं तो पहला आप लोग पढ़ोगे ऑक्सीजन सिलेंडर। अगर मैं इसका उपयोग पूछूं कि कहां आपको इसका उपयोग दिखाई देगा तो उपयोग बराबर हो जाएगा, उपयोग में आपको दिखाई देगा पहला ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर जो भरी जाती है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए या ऊंची ऊंचाई पर जाने के लिए, उस ऑक्सीजन सिलेंडर को हेनरी के नियम पे ही भरा जाता है। अधिक दाब देकर उसके अंदर गैस की विलेयता को बढ़ाई जाती है। दूसरा, आपने पीने वाला सोडा मतलब कोको कोला, कोको कोला के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को किस नियम से भरा जाता है? हेनरी के नियम से भरा जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि थोड़ा सा भी कोको कोला को सेक कर देते हो और खोलते हो तो वो बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर हाई प्रेशर पर CO2 गैस क्या की रहती है? भरी रहती है। तो ये इसका दो चार उपयोग है। तीसरा, आप लोगों ने देखा होगा गोताखोर। तो गोताखोर के अंदर सिलेंडर में हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि जैसे ही गोताखोर पानी के नीचे जाता है, समुद्र में पानी के नीचे जाता है, तो पानी का दाब उस पर बढ़ जाता है और दाब बढ़ने की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी उसके खून में घुलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर सतह पर आता है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगता है, तो वो नसें फूल जाती है, जिससे एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसका नाम होता है बेंड। उस बीमारी का नाम होता है बेंड। इससे इंसान की मौत भी हो जाती है। तो हमारे खून के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक न घुले, इसके लिए हीलियम मिला दिया जाता है, क्योंकि हीलियम अक्रिय होता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको किसके नियम पर भरा जाता है? तो हेनरी के नियम पर भरा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये था हेनरी और उनके उपयोग और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को हमने देखा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे आप चैनल को देखते रहें और शेयर करते रहें। कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।